ओके बेटा, तो तुम लोग इसका डीपीपी सॉल्व करते हो या नहीं करते हो? जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी स्टार्ट किया तुम लोगों ने? नहीं किया है? तो कहाँ तक डीपीपी तुमने किया बेटा? कुछ मालूम है कहाँ तक हुआ है डीपीपी? डीपीपी मैं ओपन कर रहा हूँ। डीपीपी तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डीपीपी हो गया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डीपीपी हो गया था, तो केमिकल बॉन्डिंग ये रह गया। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का जो भी डीपीपी है पूरा पूरा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ गया? यस सर। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया। केमिकल बॉन्डिंग का ये दो डीबीपी है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ए एंड थ्री, ये दो दो बार लिखा हुआ है। जो भी है, नंबर के साथ यहाँ पर नेमिंग गलत कर दिया इसने, तो ये ए और ये बी होना चाहिए, 3A 3B, तो दोनों को 3A कर दिया। ठीक है, तो दोनों को तुम सॉल्व करोगे, दोनों में 20-20 क्वेश्चन है। ठीक बेटा, तो दो टीपीपी है केमिकल बॉन्डिंग का, दोनों टीपीपी सॉल्व करोगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा फेज टेस्ट में। लास्ट क्लास में हो गया था बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर of molecule is equal to number of electrons occupying bonding molecular orbital minus number of electrons occupying anti-bonding molecular orbitals. Hence bond order is equal to Nb minus Nab divide by 2। तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग बहुत चीज मालूम कर सकते हैं। इससे बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। और बॉन्ड लेंथ भी हम लोग मालूम कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। और फिर हम सर लोग बॉन्ड ऑर्डर वहां का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अभी बताऊंगा, पहले तो इतना समझ लो। आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर दो टाइप का है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके कल हम लोगों ने निकाला था N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। और फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाला था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक और चीज है बेटा, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन N+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये इसका यूनिट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे। ठीक है, तो अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तभी वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, तो म्यू वैल्यू भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जीरो हो जाएगा। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू क्या होगा बेटा, म्यू विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, तो जो N2 माइनस है वो पैरामैग्नेटिक है, तो N2 माइनस का अगर तुम म्यू निकालोगे तो म्यू ऑफ N2 माइनस, है ना, तो कितना आएगा। तुम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो N2 माइनस में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी के हिसाब से हम लोग म्यू वैल्यू निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इस वैल्यू को रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ m1 और 1+2 बोर मैग्नेटॉन, तो ये जो वैल्यू है आ जाएगा √3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। इस तरह से तुम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का, ठीक है बेटा। तो यस फॉर्मूला सर। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया उसको नोट करो आगे। बस सर 1 सेकंड। हम्म, आगे चलते बेटा। तो आगे हम लोगों को जानना है बेटा कि अगर कोई मॉलिक्यूल दिया गया हो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई अलग सा मॉलिक्यूल दे दिया जाए HCl, या फिर दे दिया जाए यहाँ पर O2, या फिर दे दिया जाए यहाँ पर N2, या फिर यहाँ पर दे दिया जाए Cl2 या फिर F2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? कितने बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम के बीच में। अगर एक बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर दो बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाए। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो Cl और Cl के बीच में कितने बॉन्ड है यहाँ पर? तुम Cl और Cl के बीच में देखोगे तो Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अगर तुम बात करोगे O2 मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल में O और O के बीच में दो डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। बात करोगे N2 मॉलिक्यूल का, तो N2 मॉलिक्यूल में N और N के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा N2 का? बोलो। 3। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वही होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम के बीच में आधा बॉन्ड है, ठीक है। यस अगर सर। बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ पर 1.5, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 डेढ़, बॉन्ड ऑर्डर है। हाँ 1.5 बॉन्ड है दो एटम के बीच में, ठीक है। तो तो ये होता है 1.5 फ्रैक्शनल बनाते कैसे बॉन्ड। हो जाएगा? हाँ तो समझ रहा है बेटा, यहाँ पर जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कुछ होता होगा, है ना। जो सिंगल बॉन्ड का कुछ स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ 1.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? एक कंप्लीट बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ है और उसका हाफ और ऐड कर दो, है ना। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो लगभग 1.5 बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है बेटा कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक बॉन्ड है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ठीक है फ्रैक्शनल सर। बॉन्ड। तो सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन दिया यस गया सर। है। यहाँ दिया गया है कंपेयर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ O2, O2 प्लस, O2 2 माइनस, O2 माइनस, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना, उस तरह से हम लोग बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे, यस ठीक सर। है। तो तुम क्या निकालोगे? सबसे पहले इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो ये छोटा सा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, निकाल लोगे ना। तो फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ देखो, हायर द बॉन्ड ऑर्डर विल बी, हायर विल बी बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस मीन्स रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग 1, which means increase in bond order. O2 minus means introduction of an electron into anti-bonding, thereby reducing the bond order, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है इसका मतलब हम समझेंगे, नीचे जो आंसर दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जब भी इस तरह से मॉलिक्यूल दिए गए हो जिसमें न्यूट्रल वाला हो, आयंस भी हो,
तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा न्यूट्रल वाले बनाओगे और न्यूट्रल वाले में से इलेक्ट्रॉन ऐड सेपरेट करके आयंस को बनाया जाता है। तो O2 का अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर लिखना हो, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो O2 में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 16 होगा ना। तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल O2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 है ना। फिर क्या होगा बेटा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ रहा है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 वाले में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे इक्वल टू 16 है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 16 है तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर फॉलो करोगे, ये वाला है ना, जो सेकंड ऑर्डर मैंने लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसको फॉलो करोगे, ये वाला। याद आ रहा है ये वाला ऑर्डर, है ना? Yes, sir. सॉरी, ये पर्पल वाला। हाँ भैया, ग्रेटर देन 60 वाला मैंने नहीं लिखवाया है क्या? ये यहाँ पर है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ साइड में ताकि तुम लोग को दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 वाला है, तो यहाँ पे तुमने भर दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, यानी होगा सिग्मा 2pz2, ठीक है। तो अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद ये दो इक्वल एनर्जी वाला बॉन्ड आएगा, यहाँ पर ऑर्बिटल आएगा। तो यहाँ पर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर पेयरिंग होगा, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आएगा, तो 10 + 4 14 हो गया। फिर यहाँ पर देखो, फिर से डबल ऑर्बिटल आएगा यहाँ पर स्टार वाला। तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। तो यहां से यहां तक टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन को और डालना, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन अब तक हो गया बेटा, यहाँ तक अब तक यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्सीजन, ठीक है। न्यूट्रल वाले तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो अगर आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो इसी में तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे या सेपरेट कर दोगे, ये तुम्हारा हो गया O2 का, ठीक है, ये O2 हो गया। अगर O2+ का लिखना हो तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दोगे यहाँ से ना, तो ये O2+ हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर तुम्हें O2- का लिखना हो, O2- का, तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयरिंग में आ जाएगा, यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा, तो ये O2- हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी हम लोग लिख सकते हैं नीचे यहाँ पर। Yes, sir. O2+ और O2- का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे O2+ का भी लिखेंगे और O2- का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। O2+ का हो जाएगा सिग्मा, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, ये जो ने ड्रॉ किया है ये वाला भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे O2+ का। O2+ से क्या होगा? तुमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2pz2। अब इसके बाद आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 कमा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py
तो प्लस से तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको इरेज कर दो यहाँ से। सेकंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको नहीं लिखते उस ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल था उसको तुमने नहीं लिखा, इरेज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और डालोगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हो पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रल वाले में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 equal to pi 2py2, again pi star 2px equal to pi star 2py। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग करोगे यहाँ पर दो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो सब लिख लिया यहाँ पर। अब तुम निकालोगे सबका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो O2 प्लस का बॉन्ड तुम O2 का निकालोगे, O2 प्लस का निकालोगे, O2 माइनस का। तो बॉन्ड तुम निकालोगे 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो 1/2। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, तो बॉन्डिंग वाले को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये हो गया बॉन्डिंग वाला, ठीक है। ये वाला ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे हाईलाइटर, थोड़ा सा ये व्हाइट वाला नहीं दिखाई दे रहा, चने दो। तो इस कलर्स में कर दे रहा हूँ। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बॉन्डिंग, ये वाला हुआ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हुआ और ये दोनों बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यहाँ रखोगे तो 2 + 2 + 2 + 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ, 2 + 2 4 हुआ, 4 + 2 6, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 4 / 2 = 2। मतलब O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2 यहाँ से भी आ रहा है और 2 हम लोग पहले से भी जान जाते हैं कि O2 जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर O2 क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। लेकिन जब तुम O2 प्लस करोगे, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव कर दिया एंटी बॉन्डिंग से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5 आएगा। उसको निकालोगे, लोग खुद से निकाल लेना। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आएगा 2.5 और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा बेटा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0 शायद आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकाल लिया, बॉन्ड ऑर्डर तीनों का आ गया। तो हम लोग इसके बाद वो देखेंगे किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, O2 प्लस का। तो O2 प्लस का बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका आएगा बेटा नंबर, इसके बाद आएगा O2 का, फिर उसके बाद आएगा O2 माइनस का। इसको इस तरह से लिख डालोगे, ठीक है। So it is the order of bond energy, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। तो इसको नोट कर डालो, ऊपर सोल्यूशन में दिया गया है, ऊपर ये जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो उसको भी नोट कर लेना। सर नोट हो गया, यस सर। आगे बेटा एग्जांपल नंबर 2, गिव मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गिव मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 H2 माइनस He2 He2 माइनस व्हिच स्पीशीज अमंग द अबव एक्सपेक्टेड टू हैव सेम स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आएगा उसका स्टेबिलिटी भी सेम होगा, है ना। इन सबका तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कैसे, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे H2 मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिग्मा 1s2, खत्म, ठीक है। H2 माइनस पर आ जाओ, H2 माइनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, सिग्मा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे यहाँ पर, तो सिग्मा स्टार 1s1,
ठीक है, ये H2 माइनस का हो गया। फिर आ जाता है हीलियम का, हीलियम। तो हीलियम में डाई हीलियम है He2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 He2 माइनस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 2 हीलियम में और एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद आएगा सिग्मा 2s1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब सबका बॉन्ड लिखोगे यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर तुम निकालोगे? तो फर्स्ट वाले में तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे ना बॉन्ड ऑर्डर? तो यहाँ Yes, पर 1 आ sir. जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, सॉरी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5। इस वाले में बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। लास्ट वाले निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर बाउंडर कितना रहा बेटा? यहाँ पर बाउंडर रहा 1.0.5। ठीक है, तो किन दो Yes. स्पेसीज का बॉन्ड इक्वल आ गया? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 माइनस एंड He, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गया। ठीक है, 0.5 0.5, तो आंसर क्या होगा? H2 एंड He2 प्लस। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें कभी कभी, है ना, कि कौन सा स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इफ बॉन्ड ऑर्डर, मैं यहाँ पर येलो कलर से दे रहा हूं, इफ बॉन्ड ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, या फिर 0 से कम आ गया बॉन्ड ऑर्डर, नेगेटिव आ गया, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब हुआ क्या बेटा? दो एटम के बीच में बॉन्ड। अगर बॉन्ड इक्वल टू 0 आ गया तो कोई बॉन्ड है ही नहीं दो एटम के बीच में। तो अगर एटम के बीच में बॉन्ड नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह लिखोगे। ठीक है, सही इफ है बॉन्ड सर। ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 0, इफ बॉन्ड ऑर्डर, ये देखो इसको नोट करना तुम्हें। ठीक है, पहली बात इसको नोट करोगे और फिर सुनो, अगर दो एटम के बीच में, एटम ए हो गया एटम बी होगा, दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड 0 हो गया, मतलब कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे तुम बॉन्ड को हटा दो, तो क्या ये मॉलिक्यूल बनाएगा? अगर बॉन्ड ही नहीं तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। मॉलिक्यूल बनता कैसे है? दो एटम के बीच में बॉन्ड बना दो तो मॉलिक्यूल बन गया, है ना। तो अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया बेटा? यस सर, लक्ष्य आगे सर, आगे। ओके, यस सर। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द बॉन्ड ऑर्डर सेम एज N2। ठीक है, तो N2, तो यहाँ पर N2 का बॉन्ड तुम निकालोगे तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है N2 का वो आता है 3.0। ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पर 3.0 किसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, उसको टिक कर दोगे। याद रखो जो CO प्लस है, CO प्लस का बॉन्ड 3.5 होता है, ये एक्सेप्शन, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर है, तो एक्सेप्शन क्या है बेटा? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस इज 3.5, बस इतना तुम्हें याद रखना है, और बाकी सब तो तुम्हें मालूम है, निकाल लोगे, है ना। Yes, यस sir. जो Cn माइनस है, Cn माइनस का बॉन्ड तुम कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे Cn माइनस करेक्ट आंसर, इसको सोल्यूशन मैंने ओपन कर दिया बेटा, इसको नोट कर लोगे। ठीक है, नोट कर लेना बेटा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, ये नॉर्मल रूल से नहीं आता है, जब तुम सॉल्व करोगे तो उससे नहीं आएगा। Cn माइनस निकाल लोगे, देखो कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, और N2 में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। तो आगे देखो,
सुपर ऑक्साइड और कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक वाई। जो सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड हुआ क्या? सुपर ऑक्साइड हुआ O2 माइनस, है ना? O2 माइनस तो सुपर ऑक्साइड होता है। देखो KO2, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, पता है ना? पोटेशियम, तो बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सर सुपर ऑक्साइड का क्या मतलब है? ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीजन होता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करीब, हाँ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आ जाए। ठीक है, तो KO2 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। हाँ, तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आ गया तो उस ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड बोलोगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है, तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलोगे। बस ये जानो, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो उसको सुपर ऑक्साइड बोलोगे। परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। ठीक है, उसको परऑक्साइड बोलोगे। सुपर ऑक्साइड मतलब ये नहीं सुपरमैन बन गया ये। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो। ओके सर। तो इस सुपर ऑक्साइड लिखा गया यहाँ पर, सुपर ऑक्साइड आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक वाई। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड का तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ लिखा था, O2 माइनस का, O2 माइनस का, है ना? तो ये O2 माइनस का तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी सब्सटेंस में, अगर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होगा। होगा कि नहीं? पैरामैग्नेटिक होगा O2 माइनस। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो लोअर एनर्जी स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। होगा कि नहीं बेटा? जब तुम उसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो सब्सटेंस कलर्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इसलिए सुपर ऑक्साइड क्या होता है? कलर्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो Be2 का जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0 होगा, है ना बेटा? जीरो। Yes, sir. हाँ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। एक केवल बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक है और कहीं पर यूज मत करना इसको। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रिक। तो ट्रिक क्या है कि अगर तुम्हें N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो उसको कैसे निकालोगे? तो वहां तुम क्या करते हो? तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, वो 14 आता है ना? तो बेसिकली हम लोग जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो वहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3 आता है। ठीक है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को कम करोगे, तुमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 0.5 से डिक्रीज हो जाएगा 2.5। 3 से 0.5 डिक्रीज कर दो। अगर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर जाएगा 2.0, 0.5 और कम कर दो। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो कितना आएगा बेटा? 1.5. 1.5। 1.5 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो 1.0। 1.0 हाँ, इस तरह 1.0 ले दोगे। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करोगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 0.5 से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर डिक्रीज हो, इस तरह नीचे भी डिक्रीज होगा। अगर 15 हो गया इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया तो क्या होगा? 2.5। अगर 16 हो गया तो 2.0। अगर 17 हो गया
1.5 और अगर 18 हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो 1.0। ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो इस तरह से तुम करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर, और ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। आसान था ना ये वाला? यस कर लिया सर नोट। ओके, तो आगे देखो, आगे हम लोगों को पढ़ना है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? The existence of intermolecular attraction in gases was first recognized by scientist van der Waals, and accordingly, intermolecular forces have been termed as van der Waals forces. It has been established that such forces are also present in solid and liquid states of many substances. Collectively, they have also been termed London forces, since their nature was explained by London using wave mechanics. ठीक है, तो वाल्टर वाल जो फोर्स है, याद रखो, वाल्टर वाल फोर्स गैसियस मॉलिक्यूल में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो गैस बेटा, गैस में वंडर वाल फोर्स होता है। फिर एक और साइंटिस्ट है बेटा, उसका नाम था लंदन। उन्होंने देखा कि जो गैस में जो फोर्सेस है वो सॉलिड और लिक्विड में भी है। ठीक है, उसको लंदन फोर्स बोल दिया उसने। ठीक है, तो इन सब फोर्सेस को, जो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है, एक मॉलिक्यूल हो गया N2, दूसरा मॉलिक्यूल N2 है बेटा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। देखो N2 N2 कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है ना, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वीकली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन बॉन्ड नहीं है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को वंडर वाल फोर्स बोलते हैं, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर जो वंडर वाल फोर्स है वो 4 टाइप का होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, 4 टाइप का यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। पहला क्या बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक डाइपोल जो है दूसरे डाइपोल को इंटरेक्ट करेगा। ये फोर्स किसके बीच में होगा बेटा? दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। फर्स्ट मॉलिक्यूल से HF हो गया है ना, HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। HCl भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? तो मैं बता दिया हूं, मैं लास्ट क्लास में, मालूम है ना? यस सर। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल के लिए म्यू वैल्यू 0 नहीं होता है। अगर म्यू वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, यस सर। दूसरा जो फोर्स है यहाँ पे देखो, दूसरा जो फोर्स है यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, एक तो आयन होगा, ठीक है, और दूसरा डाइपोल। जैसे तुमने NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये आयन्स हो गया। ठीक है, तुमने डिजॉल्व किसमें किया बेटा? तुमने इसको डिजॉल्व किया वाटर में। ठीक है, तो वाटर है क्या? जो H2O मॉलिक्यूल क्या होता है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है ना। पोलर मतलब ये क्या बनाएगा? डाइपोल बनाएगा। पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है, 2 पोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल बनेगा, है ना। तो आयन डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको तुम बोलोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यह लिखा हुआ है, दीज इंटरेक्शंस आर ऑपरेटिव in solvation and dissociation of ionic compound in पॉइंट 3 में दिया गया है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? तो इंड्यूस्ड डाइपोल होता है बेटा, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को तुमने डाल दिया है पोलर मॉलिक्यूल में। इंड्यूस्ड मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज जनरेट्स फ्रॉम पोलराइजेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय ए चार्ज्ड आर आयन। जैसे एक तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया,
कार्बन टेट्राक्लोराइड या मीथेन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन पोलर। और इसको तुमने इंटरेक्ट करा दिया किसी आयंस के साथ, ये कोई आयन हो या फिर पोलर मॉलिक्यूल हो, जैसे वाटर हो गया, वाटर, ठीक है। तो अगर नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाएगा, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लिखोगे क्या होगा बेटा, नॉन पोलर टू पोलर। तो नॉन पोलर पोलर के बीच में इंटरेक्शन है, तो इसको क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पॉइंट 4 में लिखा गया है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है ना। तो अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए, देखो इसमें क्या था, एक नॉन पोलर दूसरा पोलर है, ठीक है। पहले में क्या था बेटा, दोनों में पोलर था, पहले में पोलर पोलर था, पोलर पोलर। दूसरे में क्या था बेटा, पोलर और आयन। थर्ड में क्या था, नॉन पोलर पोलर। पहला क्या था, नॉन पोलर, दूसरा क्या था, पोलर। एक पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, दोनों ही नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो समझ जाएगा बेटा किसके किसके मॉलिक्यूल में कौन कौन सा इंटरेक्शन होगा, ये तो समझ में आ गया, आगे इतना बेटा। Yes, sir. यस सर। अब ये कैसे होता है इसको देख लो, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा कैसे, जैसे तुमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल मानते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल होगा, दूसरा नेगेटिव पोल होगा, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। एक पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, कैसे, क्योंकि जो दूसरा पोलर मॉलिक्यूल उसमें भी इस तरह से प्लस माइनस 2 पोल होगा, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखोगे कि जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज तुम्हें दिख रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस वाले एंड को, पोलर को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को क्या बोलोगे, वंडर वाल फोर्स, या फिर, है ना, यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, क्या लिखा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। दूसरा है डाइपोल आयन इंटरेक्शन। जैसे तुमने यहाँ पर कटायन बना दिया, है ना, और इस कटायन को डाइपोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो डाइपोल में 2 पोल होगा, एक होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, आयन है, दूसरा क्या है, डाइपोल है। तो डाइपोल अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेट कर लेगा कि पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव वाले एंड को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला क्या होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो तुम बोलोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आगे देखते हैं यहाँ पर थर्ड वाला क्या है। थर्ड में लिखा हुआ है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब नॉन पोलर पोलर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलराइज नहीं है ना, ये नॉन पोलर है, ठीक है। इस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिखोगे, नॉन पोलर। दूसरा क्या होगा, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो ये पोलर है ना। तो अब क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है ना, जो डाइपोल है यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव एंड इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो मालूम है ना कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो जब ये पोलर मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा पोलराइज होगा। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल है,
ठीक है, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको तुम क्या बोलोगे, पहले क्या था नॉन पोलर, अब इसको तुम बोलोगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का और ये क्या बेटा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंडक्शन जानते हो, इंडक्शन, एक को देखकर खूब इंड्यूस हो गया, जैसे इंडक्शन क्या होता है ना, किसी को देखकर इंड्यूस हो जाना, प्रेरित हो जाना। ठीक है, इसको जो पोलर मॉलिक्यूल है इसको प्रेरित कर रहा है, तुम भी क्या हो, तुम भी इंड्यूस्ड हो जाओ। ठीक है, तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल को देखेगा और इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा पोलरिटी आ जाएगी। पोलरिटी कैसे है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा तो अपोजिट चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो Yes, पहले sir. तुमने देखा कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इंडक्शन के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वीकली अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गया। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ लिखा था इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसको क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यस सर। इतना समझ में आ गया। लास्ट वाले को लेते हैं बेटा, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। ये लास्ट वाला देखो क्या है, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाला भी नॉन पोलर है, जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर हो गया, मैं लिख दे रहा हूं नॉन पोलर, और ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो दिख रहा है बेटा, आउटर में यहाँ पे साइड में क्या दिखेगा तुम्हें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, एक का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा माइनस आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेल्टा माइनस हो गया तो डेल्टा माइनस क्या करेगा, इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। जो सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इसमें थोड़ा सा इंडक्शन क्रिएट हो जाएगा बेटा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, पहले क्या था बेटा, दोनों ही नॉन पोलर थे, तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। जैसे ही थोड़ा सा रिपल्सन होगा वैसे ही वहां पर इंस्टेंटेनियसली डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक डाइपोल क्रिएट हुआ वैसे ही इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल में, है ना। जितने में पूरा तुमने लिया सब्सटेंस, पूरे मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, वो लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर सकते हो तुम लोग। ये लास्ट वाला फोर्थ वाला है, नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा, यस सर। किसी को समझ में नहीं तो दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। वैसे मैंने बहुत अच्छे समझाया, समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। आगे बढ़े बेटा, आगे है Yes, लास्ट sir. पॉइंट तुम्हारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये है, उसको देख लेते हैं, तो फिर तुम लोगों का फेज टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलस्ट्रेशंस। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है उसको पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। तो पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड कोवेलेंटली टू ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम can establish an extra weak attachment
to another electronegative atom in the same or different molecule. This attachment is called hydrogen bond. To distinguish from a normal covalent bond, a hydrogen bond is represented by a broken line where X, Y are two electronegative atoms. The strength of hydrogen bond is quite low, about 2 to 10 kilocalorie per mole or 8.4 to 42 kilojoule per mole, as compared to the covalent bond strength 50 to 100 kilocalorie per mole or 209 to 419 kilojoule per mole. तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है कोवेलेंट बॉन्ड से कम होगा। कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से कंप्लीट लाइन से दिखाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रोकन लाइन से तुम दिखाओगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो क्या होगा, ये ब्रोकन लाइन होगा, ये होगा एच बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को एच बॉन्ड भी लिखा जाता है, एच बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज लिखा गया है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रोकन लाइन से। नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होगा, ठीक है। लेकिन जो वंडरवाल फोर्सेस है, जो तुमने ऊपर पढ़ा था वीक फोर्सेस, है ना, इन चारों से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का वीक इंटरेक्शन होता है। कैसा वीक इंटरेक्शन? अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड हो, ठीक, कैसे अटैच्ड बेटा, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, then that hydrogen has potential to form a hydrogen bond, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कैसे है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर मॉलिक्यूल में होता है। वाटर में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तुम सब लोग जानते हो, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, ये है तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल H2, ठीक है, H2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, देख रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे कैसे, क्यों बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर? तो एक्चुअली जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, बोलो, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। यस सर। हाँ, तो डेल्टा प्लस डेल्टा में इस तरह से चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसमें भी इसी तरह से चार्ज क्रिएट होगा बेटा। एक सेकंड वाटर मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज होगा, है ना। yes, अब देखो यहाँ पर डेल्टा yes. प्लस चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ? एक पर डेल्टा माइनस सिर्फ डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ये जो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे, जो डॉटेड लाइन मैंने लिखा ब्रोकन लाइन जो मैंने बनाया है, इसको तुम बोलोगे एच बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा एच बॉन्डिंग, Yes. है ना। यस सर। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर याद रखो हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन मॉलिक्यूल के बीच में होगा, जैसे कंडीशन दिया गया, ठीक है। तो कंडीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हर एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। कब कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन शुड बी लिंक्ड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तीनों एलिमेंट से अटैच, तीनों में से किसी एक से भी अटैच्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बाकी अगर कोई दूसरा एलिमेंट से क्लोरीन या फिर कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन, ठीक है, इससे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन बना हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है।
बस यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल, क्योंकि जो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इनका साइज छोटा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो याद रखो, Yes. अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है, these two criteria are fulfilled only by fluorine, oxygen, nitrogen in the predictable. Greater the electron negativity and smaller the size, stronger is the bond, hydrogen bond, which is evident that relative order of energy of hydrogen bond. ठीक है, तो बस ये जो क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बस यही तीनों एलिमेंट फुलफिल करते हैं, बस यही तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे HF मॉलिक्यूल, तो फ्लोरीन से हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H बॉन्ड। उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल, तुमने देखा वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा मैंने दिखा दिया है, मैंने ऐसे ही बना दिया है इस तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पे सब क्या बेटा है, H बॉन्ड है। ठीक है, उसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, NH3, तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, H बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्सटेंड तो चला जाएगा, यहाँ पर और भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो, यहाँ पर और भी अमोनिया मॉलिक्यूल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो ही मॉलिक्यूल बीच में होगा, है ना। जैसे तुमने यहाँ पर एग्जांपल बनाया था, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ये एंड तो ओपन है ना, ये वाला एंड, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा सकते हो, ऑक्सीजन H2O। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ पर भी देखो, हाइड्रोजन है, डेल्टा प्लस होगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये क्या होगा, आगे वाले H2O को अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, है ना। इस तरह से इनफिनिट डिस्टेंस पर चलता चला जाएगा, या एक्सटेंड होता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करो। इसके बाद पढ़ना है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Done, sir. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो टाइप का होता है, देखो तो लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकेंड वन इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा मतलब तुम लोग अच्छे से समझते हो। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग अगर मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको तुम बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको तुम बोलोगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी बता रहे एग्जांपल दिख नहीं रहा है, इसको मैं बना दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अल्कोहल हो गया, ROH, ये अल्कोहल होता है बेटा, है ना। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एक अल्कोहल क्या कर रहा है, दूसरे अल्कोहल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से उसको बना रहे हो तुम यहाँ पर। और भी तुम अल्कोहल यहाँ लगा सकते हो, ROH को अल्कोहल बोलते हैं, मालूम है बेटा, ROH अल्कोहल होता है, ये जनरल फार्मूला अल्कोहल का। R क्या होगा यहाँ पर, कोई कार्बन कंटेनिंग चेन यहाँ पर है। ठीक है, इसको R बोलते हो, R मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक बेटा, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता चला जा रहा है, तो दो अल्कोहल के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ, तो ये सब क्या होगा, ये जो तुमने बनाया है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जरूरी नहीं कि यहाँ पर अल्कोहल दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल ही हो सकता है जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल न होकर वो वाटर हो। तुमने अल्कोहल को वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो वाटर के पास भी क्या है बेटा, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, वाटर वाटर से इंटरेक्ट करेगा और वाटर अल्कोहल से भी इंटरेक्ट कर सकता है बेटा। ठीक है,
तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे जो तूने बॉन्ड बनाया है ये भी क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? तो नोट कर सकते हो, तो आगे बढ़ेंगे नोट करने के बाद। बढ़िया सर। ओके, नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब जो बना है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइट्स। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। एग्जांपल आर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसल्डिहाइड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, मैं बना रहा हूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो आर्थो पर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, और ये है फिनॉल। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप है। तो देखो OH दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना? ठीक है, तो ये होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH के साथ तो कोवेलेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं सर, ये OH के साथ वो उसके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए होता है, तो वो HF और N थे ना, तो यहाँ पे तो O है। ओ है ना ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, तुमने 3 चीज लिखा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो तीनों में से कोई भी किसी के साथ जो हाइड्रोजन है इसके साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, फ्लोरीन, तीनों के साथ भी, तीनों के साथ कोई भी हो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का डिस्टेंस दूर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जो पास में है उसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो ये पास में है, तो यहाँ पे देखो एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एक रिंग बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू ए क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, देखो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड, ये OH हो गया, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये हो गया सैलिसल्डिहाइड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दिख रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबको क्लियरली दिख रहा होगा। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर। ठीक है, तो जो मैंने येलो कलर से डॉट डॉट बनाया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नोट कर लिए तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। आगे है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज गॉट ए वेरी प्रोनाउंस्ड इफेक्ट on certain property of molecules. They have got effects on number 1 state of substance, मतलब कि solid liquid gas। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जो फिजिकल चेंज है उस पर इफेक्ट डालता है मॉलिक्यूल के। दूसरा है solubility of the substance। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ है एसिडिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर। तो ये 4 इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो 1 बाय 1 सब चारों इफेक्ट को हम लोग बाय एग्जांपल समझेंगे कैसे ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ दीज कैन बी एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल यहाँ नहीं दिया गया, उससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 दिया गया इथाइल अल्कोहल हैज गॉट हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला है, थर्ड पॉइंट ये है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो कैसे एक्सप्लेन किया यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर दो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोथ आर सेम। और तुम देखोगे कि जो मॉलिक्यूलर वेट है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, C2H5OH, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है CH3
OCH3। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है ईथर से। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? रीजन क्या है यहाँ पर? तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहे हो चैप्टर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन होगा। लेकिन कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, जैसे तुमने ईथर बनाया यहाँ पर, जो ईथर है, तो ईथर में जो हाइड्रोजन है, क्या वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है? ईथर में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर तुम इसका बनाओगे स्ट्रक्चर, तो ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो कार्बन से अटैच्ड है ईथर में, और जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, नो H बॉन्डिंग। इतना बात समझ आ रहा है बेटा? ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। बता दो मुझे, यस बोल दो। सर ये जो वाला H है, ये बीच वाले ऑक्सीजन से नहीं बना लेगा? नहीं, आप देखो, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली कोवलेंटली बॉन्डेड हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन से बॉन्डेड है? नहीं है ना, कार्बन से बॉन्डेड है। नहीं है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ठीक बेटा? तो इसका मतलब ईथर, जो डाई मिथाइल ईथर है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। तो ये डाई मिथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। बात कर लेते हैं इथाइल अल्कोहल का। तो अल्कोहल को देखो, अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, CH3 CH2 OH। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, ये किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है बेटा? ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। इसका मतलब ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोलो, जो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से sir. बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल दूसरे इथेनॉल से, CH2 CH3 से, दूसरे अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो अब इसको बॉयल करना बेटा। तो तुमने डाल दिया एक बीकर में, अब इसको बॉयल कर रहे हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें चेक करना, तो बॉयल करोगे। कैसे बॉयल करो बेटा? बॉयल करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। यहाँ पर तुम आग लगा दोगे नीचे, है ना? तो यहाँ पर तुमने बर्नर लगा दिया, तो बर्नर के हीट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बॉयल कैसे हो? जब सब्सटेंस बॉयल होता है तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स कम होना चाहिए बेटा। ये बॉयल ऑफ मतलब ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये जो मॉलिक्यूल ऊपर वाला है, ये यहाँ से इसको छोड़कर ऊपर उड़ जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है नीचे से, है ना? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. जो नीचे वाला अल्कोहल है ऊपर वाले को पकड़ लिया कि मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, है ना? तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस अल्कोहल को तुम्हें और हीट करना पड़ेगा इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए। इट मींस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ आ गया बेटा? ये रीजन यहाँ पर जो दिया गया है, Yes, sir. तो यहाँ पे लिखा भी गया है, इसको नोट भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, मैं सॉल्यूशन को नीचे ड्रॉप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये नीचे सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो इसको नोट कर सकते हो। Done, sir. एग्जाम्पल नंबर 2, किसी कुछ पूछना पूछ सकते बेटा? अगर नहीं पूछना तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर H2O is a liquid at ordinary temperature while H2S is a gas, although oxygen and sulfur belongs to same group of the periodic table। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, H2O वाटर जो है ना, वो लिक्विड है, जबकि H2S गैसियस स्टेट में है। क्यों? तुम्हें मालूम होगा बेटा
तो जैसे जैसे तुम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, अगर तुम बात करोगे सेम ग्रुप में, ठीक है, तो अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट, एक बेटा मॉलिक्यूलर वेट अगर तुम इंक्रीज करोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा, जो फिजिकल स्टेट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं सेम ग्रुप में, अगर तुम H2S, तुम सल्फर या ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हो, तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो अगर तुम इसका हाइड्रोजन बनाते हो तो क्या होगा, OH2, SH2, ठीक है, SCH2, TeH2, POH2। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, पोलोनियम को मैं हटा दे रहा हूं, बाकी सबको देखो यहाँ पर, ठीक है। वाटर, H2S, H2SC और H2Te। तो जो H2S है वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो H2SC अब देखो क्या होता है, जैसे तुम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना चाहिए। लेकिन वाटर क्या है, यहाँ पर वाटर ऑलरेडी लिक्विड है, ठीक है। तो वाटर लिक्विड क्यों है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। Yes, sir. तो जो H2O मॉलिक्यूल है वो दूसरे H2O मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है तो जो वाटर मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ गया तो इसका मतलब जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो कम हो गया। और तुम्हें मालूम है तो जितना कम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा उतना जो स्टेट है वो लिक्विड से सॉलिड तरफ मूव करेगा, है ना। जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुम H2S की बात करोगे तो H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो H2S मॉलिक्यूल दूसरे H2S मॉलिक्यूल से काफी दूर रहेगा, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफी ज्यादा है H2S मॉलिक्यूल में, जबकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वाटर में कम है, ठीक है। इसलिए वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन को भी तुम नोट कर लोगे, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। Yes, sir. तो सोल्यूशन को भी तुम नोट कर लोगे, नीचे दिया है काफी बड़ा सा। नोट कर लिया तो बोल देना बेटा। Yes, sir. Sir. एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सर लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद इंट लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन is a liquid at room temperature while para hydroxybenzaldehyde is high melting solid, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि अब 2 मिनट बचा हुआ है केवल, तो मैं यहाँ पर टाइम बचा रहा हूँ। दिख रहा होगा, है ना, अब क्लियर दिख रहा है जो स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। तो आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन, जो फर्स्ट वाला है ये आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन है, ठीक है। इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब कि जो OH ग्रुप है वो पैरा पर हो, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड यहाँ पर CHO, ये एल्डिहाइड है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये हो गया। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मतलब आर्थो पर OH जाएगा, यहाँ पर जो OH है वो आर्थो पर रहेगा, ठीक है। तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये वाला लिक्विड है ना, व्हाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज हाई मेल्टिंग सॉलिड, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, सेकेंड वाला जो सॉलिड है बेटा। ऐसा क्यों, तो ऐसा रीजन यहाँ पे बेटा कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये जो हाइड्रोजन बेटा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बना लेगा बेटा आसानी से, Yes. बनाएगा ना। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तुम उसको बीकर में डाल दोगे, है ना,
तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है ऊपर वाले क्या इंटरेक्ट करेगा? नहीं, ये आपस में ही खुश है, अपने में ही खुश है ना। आपस में ही बॉन्ड बना लिया, देखो एक पार्ट मॉलिक्यूल का दूसरे पार्ट से बॉन्ड बना लिया है, तो दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब ही नहीं है, अपने घर में ये खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में तुम देखोगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये जो OH है इस ऑक्सीजन से काफी दूर है ना? दिख रहा है बेटा? ये जो हाइड्रोजन है, Yes, sir. ये हाइड्रोजन क्या है, यहां से इस तरह से घूम कर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो अगर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होकर बेटा, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होकर यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन है, उससे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे से इंटरेक्ट करेगा, थर्ड वाला फोर्थ से, मतलब पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है ना? तो अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा, होगा कि नहीं बेटा? बोलो, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे Yes, मॉलिक्यूल sir. को इंटरेक्ट करेगा तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो सॉलिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड होता है और ये लिक्विड, ये रीजन यहाँ पर ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी नोट कर लोगे। नोट कर लो बेटा इसको। Done, sir. क्या बेटा? हाँ Sir, कर लिया तो तो। हाँ तो कंप्लीट हो गया है ये। तो यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर एसिडिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर, एक पॉइंट, बाकी सब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस रह गया है यहाँ पर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर है, सेकेंड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है वाई, ठीक है, वाई मिथाइल, सॉरी यहाँ पे तुम देखो अमोनियम सॉल्ट, वाई अमोनियम सॉल्ट, वाई अमोनियम सॉल्ट, एक मिनट इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इरेज क्यों नहीं हो रहा मुझसे? हाँ, वाई अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट आर more soluble than sodium salt, in water। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा होता है। इसको स्माइली को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, तो कोई अभी यूज नहीं है स्माइली का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो सॉल्ट ले रहा हूँ, सॉल्ट ए, एक ले रहा हूं मैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट ये हो गया है ना, और दूसरा सॉल्ट मैं ले रहा हूं सोडियम सल्फेट, Na2SO4। तो किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा बेटा? बता दो। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया अमोनियम सॉल्ट आर मोर सॉल्युबल। सर अमोनियम सॉल्ट ए का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा बी से। ठीक है, ए का सॉल्युबिलिटी बी से ज्यादा होगा। तो कैसे होगा यहाँ पर? क्योंकि जो अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इस तरह से। ठीक है बेटा, अगर तुम अमोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरह से अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अब देखोगे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ना। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये हाइड्रोजन H बॉन्ड बना सकता है बेटा, H बॉन्ड।
ओके। तो H बॉन्ड ये सॉल्वेंट से बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि जो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर में ऑक्सीजन है, तो अब क्या करेगा, जो वाटर है, वाटर इस अमोनियम सॉल्ट को अपने पास खींचेगा कि आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। तो वाटर इसको बुलाएगा, वेलकम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सल्यूट है, सल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बढ़ गया, जो सॉल्वेंट है सल्यूट को बुला रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है वहां पर, उससे इंटरेक्शन बढ़ गया, तो सॉल्बिलिटी क्या होगा बेटा, तुम खुद से बताओ, सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगा कि नहीं। अगर सल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए अमोनियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट से ज्यादा सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे बेटा यहाँ देखो, जो सोडियम सल्फेट है, क्या सोडियम सल्फेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक बेटा। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। हाँ बेटा बोलो, किसी ने चार चार बोला है, बेटा बोलो। ओके, तो कोई बोल के शांत जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसने पूछा क्या, गलती से साउंड आ गया या, ठीक है जो भी हो। तो ये फर्स्ट वाला हो गया यहाँ पर, नंबर 1 स्टेट ऑफ सब्सटेंस मैंने बता दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ये भी एक्सप्लेन हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ है एसिडिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर, ठीक है। एसिडिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग हिंट यहां से ले लेंगे, ठीक है। तो एसिडिटी को देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ आइसोमर। तो एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसका एसिडिटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे जो यहाँ पर वेल नोन एग्जांपल है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेल नोन एग्जांपल का, वो है फ्यूमरिक एसिड एंड, यहाँ पे एक है तुम्हारा फ्यूमरिक एसिड और एक दूसरा मैलेइक एसिड। तो ये है तुम्हारा फ्यूमरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड में एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मैलेइक एसिड इस तरह से होगा, दोनों जो COH है सेम साइड होगा, ये बॉन्ड डायग्राम तुम्हें मालूम है ये क्या है यहाँ पर। चलो मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। हो जाएगा CH COOH डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पर ट्रांस वाला है, तो ये ट्रांस में इस तरह से रहेगा, अपोजिट आसन रहेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दोनों जो अल्कोहलिक ग्रुप एसिड ग्रुप है, जो कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप है, वो अलग अलग डायरेक्शन में है, और यहाँ पर तुम देखोगे जो दोनों ग्रुप है वो सेम डायरेक्शन में है, एक ही जगह पर है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, और ये बेटा मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड इसको बोलते हैं सिस फॉर्म या सिस आइसोमर। अभी आइसोमर पढ़ा नहीं इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा बताऊंगा इसको, ठीक है। आइसोमर पढ़ाने के बाद ही बताऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमर है, देखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो COH इस साइड है, यहाँ पर COH इस साइड है, तो तुम देखोगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। इसलिए जो मैलेइक एसिड है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहाँ लिखोगे मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। अब ये क्या बेटा, लेस एसिडिक, ठीक है। तो मैलेइक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसलिए मोर एसिडिक है,
more acidic due to intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि जो दोनों OH ग्रुप है काफी दूर दूर है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लोगे। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग ऑर्गेनिक में फिर से समझेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो जीओसी में मैं बताऊंगा इसको। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट कर लिया तो चलते बेटा, नेक्स्ट वीक मिलेंगे एग्जाम के बाद। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। सर एक बार फेस टेस्ट स्टेटस दोबारा बता दीजिए। हाँ, तो फेस टेस्ट देखो बेटा, फेस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो फेस टेस्ट में इस फेज में तुमसे पूछा जाएगा बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है। सेकंड चैप्टर था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड था बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और फोर्थ है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, है ना यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस जो भी है। केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ दे रहा हूँ, सिंपल केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर चल रहा है ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग में लेते रहो यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो बस यही 4 चैप्टर हो जाएगा फेज टेस्ट में। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना। जो टीपीपी है टीपीपी सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना बेटा, उसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू।